दोस्तों मुसलमानों का 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक एक ऐसा दौर था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसमें मुसलमानों ने तकरीबन हर शोबे में तरक्की की, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो तिब का हो, चाहे वो इल्म का हो, हर उस शोबे में तरक्की की जिसकी बुनियाद इस दुनिया के ऊपर और ये तब की बात है, यानी जब अब्बासी खिलाफत ने इस मुस्लिम उम्मत को संभाला तो मुसलमानों का ऊंच बुलंदी इकबाल आसमान को छू रहा था। 750 से लेके 1250 तक मुसलमानों ने ऐसी ऐसी चीजें इजाद की जिससे पहले दुनिया ने कभी भी नहीं देखी। लेकिन इस ऊंच बुलंदी इकबाल की वजह एक ये थी, एक तो यूनिटी थी और दूसरा सबसे बड़ा ये था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हर रोज एक नई इजाद की तरफ मुस्लिम जा रहे थे, हर एक नई चीज बना रहे थे, एक मरकज था, एक ही इनका महवर था और इल्म का एक समंदर, एक गढ़ था, यानी बगदाद एक शहर नहीं था, एक छोटा सा शहर नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्म का समंदर और इल्म का एक ऐसा हब था जिसमें सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठ के एक नए नए फार्मूले इजाद करते थे और नई नई चीजें सीखते थे और नई नई चीजें दुनिया को दिखाते थे। इस लाइब्रेरी में सारे के सारे अक्सर जो भी लोग आते वो पढ़े लिखे साइंसदान या तो इन्वेंटर थे और एक ऐसा हब था जिसमें पर्शियंस, ग्रीक, चाइनीज, यूनानी, हर किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद होते थे। और एक न्यू चीज प्रिजर्व करने के लिए सारे बैठ के आपस में गपशप करते और स्टडी करते और ऐसी स्टडी करते जहाँ से एक न्यू इन्वेंशन इजाद जब यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा और मुस्लिम आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो सही मुस्लिम बुखारी के मुताबिक मुसलमान के पास 3 चीजें हैं जो रह जाती हैं। सबसे पहले उसका सदका जो उसने यहाँ पे चैरिटी के तौर पर दिया था, और दूसरी सबसे बड़ी बात उनका इल्म जो यहाँ पे वो बांट के गए थे, और तीसरी सबसे बड़ी चीज उनका वो चीज है यानी उनकी नेक औलाद। बस हर चीज को प्रिसाइज करने के लिए, हर चीज को एक्यूरेट बनाने के लिए ग्रुप स्टडी तो होती ही होती थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज दोबारा कह रहा हूँ यूनिटी थे। वो आपस में बैठ के ग्रुप स्टडी के अलावा डिस्कशन करते और नित नई इन्वेंटर हर चीज को इन्वेंट जैसे कि एक साल के अंदर 356 डेज 5 आवर्स 45 मिनट्स और 25 सेकंड होते हैं। अब इसको किसने इजाद किया, पूरी दुनिया को किसने बताया? बताने वाले का नाम है अल बतानी ये इसको दरियाफ्त किया। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के हर फार्मूले को बताने वाला अल राजी है। इस क्लिनिकल मेडिसिन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल हावी, वहाँ पे इसने हर वो फार्मूला लिखा। अब ये वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर अब ये एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। इस एल्गोरिथम को किसने बनाया? जिसका नाम है अल खवाज़मी। दोस्तों अब ये बात पीछे रहेगी, जितनी भी बातें थी हम कर चुके हैं और आप सुन चुके हैं। अब आप न्यू दुनिया में अगर तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मुसलमानों ने आगे की चीजें दरियाफ्त की हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये एल्गोरिथम नहीं बल्कि मुसलमानों ने वो चीजें भी दरियाफ्त की हैं जैसा कि आजकल के रोबोट हैं। अब एआई का जमाना है, एआई आप देख सकते हैं और हर चीज में एआई आ चुकी है। क्या मुसलमानों ने एआई के ऊपर भी काम किया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो एआई बनाया था अल जज़ायर ने अपनी एक ऑटो मशीन बनाई थी जिसमें पानी खुद निकालता, खुद चलता और खुद वीडियो रिकॉर्ड और ये आप सुन रहे हैं और आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते होंगे। इस कैमरे को बनाने वाला कौन? जी हाँ दोस्तों, अगर इब्ने अल हिशम ने ये कैमरा ना बनाया होता तो आज ये सारी इन्वेंशन और ये सारी रिकॉर्डिंग ना हो दोस्तों। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने हर किस्म की कैलीग्राफी, हर किस्म की आर्ट्स, हर किस्म के प्रोज, हर दरियाफ्त की और इन्वेंट की। यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी पुराने फिलासफर थे उनकी किताबों को भी अरेबिक में लेके आया और उनको पढ़ा और उनको टेबल पे रखा, एक्सप्लोर किया, सब कुछ दिखाया दुनिया को। वजह क्या थी? वजह यूनिटी थी। सारे एक मुट्ठी की तरह रहते थे और उनके अंदर यूनिटी थी। यूनिटी का मतलब ये था कि जितने भी फेथ थे, जितने भी रिलीजियस थे, वो एक हो चुके थे। मकसद ये था कि दुनिया को तरक्की में लेके जाना है, एक ही बन के रहना है। यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनको प्रिजर्व किया जाता, उनको प्रोटेक्ट किया जाता, उनकी हिफाजत की जाती और उन्हें हर किस्म का उनका ख्याल रखा जाता। यानी एक इंसानियत भी थी, इंसानियत के साथ यूनिटी भी थी। एक ऐसा यानी अब्बासी खिलाफत के अंदर जब मुसलमानों ने पेपर को इजाद किया तो कैसे किया? इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि अब्बासी खिलाफत और चाइनीज के दरमियान जब एक 10 डायनेस्टी की जंग हुई तो 10 डायनेस्टी में अब्बासी खिलाफत ने चाइनीज को बड़े आराम तरीके से हरा के रख दिया। इस जंग में जितने भी वॉर ऑफ प्रिजनर थे उनको कैद कर लिया गया और वहाँ पे अक्सर लोग जो चाइनीज थे वो पेपर बनाने के माहिर थे। बस फिर ये दूसरा दरवाजा था जो कि अब्बासी खिलाफत ने मुसलमानों के लिए खोला था। यानी जितने भी प्रिजनर थे वो सारे के सारे कैद करके उनके बहुत ज्यादा मैसिव क्वांटिटी पेपर बनवाते। बड़े बादशाह लोग भी इस टेक्निक से मुतासर हुए और इस टेक्निक से जब मुतासर हुए तो मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना इसको आम किया जाए।
तो मुसलमानों ने उस कैदी की मदद से जितने भी लोग वहां से ले उनको पेपर के ऊपर लगा दिया और दिन रात की मेहनत से एक मैसिव क्वांटिटी ऑफ पेपर बनाए गए, जिससे बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई और बहुत ज्यादा इल्म को। और यहाँ से फिर जब यूरोपियन यूनियन ने देखा कि मुसलमान एक ऐसी दरियाफ्त की तरफ जा रहे हैं और तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस टेक्निक को अपनाया और उन्होंने भी मुसलमानों को देखकर ही ये सारी अपनाई और उन्होंने भी इसी तरह का काम शुरू कर दिया। प्रिंटिंग मशीन के जरिए हर चीज को दिन रात करके पेपर को प्रिंट किया जाता था और एक ऐसा इरा आ चुका था जिसमें मुसलमान खुशहाल था। लेकिन जब ये प्रिंटिंग मशीन इजाद की गई तो उस वक्त अब्बासी खिलाफत खत्म होके ओटोमन एम्पायर आ चुकी थी। तो बस ओटोमन एम्पायर जब आई तो ओटोमन एम्पायर ने तकरीबन 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया। अब आप खुद सोचें कि एक ऐसी चीज जो इन्वेंट के लिए हर चीज को ऊपर लेके जा रही हो, उसको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उसको बैन किया जाए तो वो कहाँ से इफेक्ट कहाँ तक पड़ा जाता है। 5 साल बैन होने के बाद जब इसको दोबारा ओपन किया गया तो यूरोपियन बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ओटोमन एम्पायर ने इस प्रिंटिंग मशीन को क्यों रोका। उसकी वजह ये थी कि ओटोमन एम्पायर के जो बादशाह थे वो ये चाहते थे कि अक्सर कुरान मजीद लिखने वक्त कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रिंटिंग से ज़्यादा मुसलमानों के हाथ के लिखने यानी हाथ की लिखाई के ऊपर ज़्यादा यकीन करते थे और इसको ज़्यादा मोतबर समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इसको रोक दिया। अब इसके ऊपर हम एक काफ़ी लंबी चौड़ी बहस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं वापस अपनी टॉपिक के ऊपर। अब ये गोल्डन इरा कैसे ख़त्म हुआ? क्या ये ओटोमन एम्पायर की वजह से ख़त्म हुआ? तो बिल्कुल नहीं। इसके ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा रीज़न है। उनमें से सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब ये खिलाफत ख़त्म हुई, जंगें हुई और बहुत कुछ हुआ, मुसलमान आपस में दस्ते गिरे बाँ हुए, यहाँ तक कि दोनों भाई 3 भाई आपस में बहुत बड़ी जंगें लेकर आए। हारून रशीद एक जिंदा मिसाल है। हारून रशीद ने जब खिलाफत को ख़त्म किया तो उनके पास 2 बेटे थे। उन्होंने चाहा कि इस खिलाफत को क्यों ना 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक अपने बड़े बेटे को यानी बगदाद दे दिया गया, छोटे को खुरासान के जितने भी इलाके हैं तुर्की समेत वो दे दिए गए, ताकि हर बेटा अपने ही डायवर्सिटी में रह के, अपनी ही हुकूमत में रह के, अपने ही कानून लागू करे और अपने ही सुकून से रहे। यही तो सबसे बड़ी गलती थी कि जब एक बड़ी खिलाफत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो यहाँ से मुसलमानों ने 800 सदी से लेके 13वीं सदी तक ये वो फाइट थी, ये वो जंग थी जो आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे, यहाँ तक कि वो बगदाद जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किला था, इल्म का महवर था, इल्म का समंदर था। ये कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मरवा दिया और जितनी भी अब खिलाफत थी वो अपने पास रख ली। यही वजह थी कि वहाँ पे मुसलमानों के अंदर एक ऐसी दरार आई कि मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, एहतजाज करने लगे और यहाँ तक के सड़कों पे आ गए। अब ये खिलाफत क्या एक खिलाफत एक किंग चलाता? नहीं। और किंग के अलावा जितने भी नीचे उनके गवर्नर, मुशीर, वजीर होते हैं वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक खिलाफत ऐसी है जो कि भाई भाई आपस में लड़ पड़े, तो उन्होंने आपस में बैठ के ऐसा मशवरा किया, नहीं जो मुजीर वशीर थे, कि वो हमें भी हिस्सा दिया जाए, हमें भी सोर्स को डिवाइड करके हम एक आज़ाद एक छोटी रियासत दी जाए, हम भी एक किंग। हर बंदा अपने आप को रिवोल्ट करना चाहता था, हर बंदा अपने आप को प्रिसाइज करके एक किंग बनना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल एक नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो कि मुसलमानों के अंडर रहने वाली यानी फातमी खिलाफत थी। इस फातमी खिलाफत ने ही हर चीज को आके बर्बाद करके रख दिया। इस डायनेस्टी ने आते ही अपना एक नया खलीफा चुन लिया। अब एक खिलाफत के अंदर एक खिलाफत बनाना कितनी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बस यही मिस्टेक थी जब इन्होंने की। बस वहां से फिर जब आपस में मुसलमान दस्तक गिरबां हुए, पहले तो बगदाद को खत्म कर कुछ जो इज्जत थी वो आके फातमी डायनेस्टी ने खत्म की, जो कि फातमी डायनेस्टी ये चाहती थी कि हमारा हक है खिलाफत। हजरत फातिमा के मानने वाले ये लोग और दूसरी तरफ से सुन्नी यानी हजरत अब्बास के मानने वाले ये लोग आपस में दोनों मुसलमान दस्ते गिरबां हुए और हर ने अपना अपना खलीफा चुन लिया। यही वजह थी कि वो जो मुसलमानों का गोल्डन एरा था वो अब बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया था। बस जंगें थी और ये सब कुछ था और मुसलमान आपस में दस्ते गिरबां हो चुके थे। खिलाफत ने खिलाफत के अंदर यानी मिस्र में अपने एक बहुत बड़े बड़े मरकज बना लिए और वहाँ पे उन्होंने हर वो चीज बनाई जो उनके लिए अहम थी। इदारे बनाए, लाइब्रेरी बनाई, सब कुछ किया। और यहाँ तक कि मुसलमानों ने जब ये देखा कि मुसलमान अब 2 चीज़ों में बट चुके हैं,
एक इस इन्वेंटर की तरफ है, दूसरा दूसरी की तरफ। तो बस उस वक्त अब्बासी खिलाफत ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी इनको जवाब दें और हम भी एक कोई चीज़ इन्वेंट करें। वो इन्वेंटर तो थे, सब कुछ थे, मुसलमानों के लीडर भी थे, लेकिन इनकी दरार की वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पड़ा। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी तरक्की के लिए कि स्टेबिलिटी और हुकूमत की स्टेबिलिटी, हर चीज़ की स्टेबिलिटी होना लाजमी है। और सबसे इस तरक्की की बुनियाद जो अब्बासी खिलाफत ने रखी थी वो थी एकेडमिक। अब वो जो एकेडमिक इनके इंस्टीट्यूशन थे वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। हर वो चीज़ जो मुसलमान इन्वेंट किए जा रहे थे वो भी पीछे आना शुरू हो गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक खिलाफत का एक नया रूप आ गया था और वो दोनों आपस में ऐसे दस्तो गिरबा हुए कि वहाँ से वो कभी भी ना निकल सके। और जो मुसलमान एक ऊंच व बुलंदी पे इकबाल पे जा रहे थे वहाँ से नीचे आ गए। यहीं से इकबाल का एक शेर याद आता है, भुला दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। बस यही हुआ, जब हमने अपने ही असलाफ को बुला दिया, अपने ही आपस में दस्तो गिरबां हो गए और अपने आपस में लड़ने लगे, तो मुसलमानों के यहाँ एक ऐसा आखिरी वार किया गया यानी मंगोलों की तरफ से। जब चंगेज खान का पोता यानी हलाकू खान एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ बगदाद की तरफ जब मूव करता है तो बगदाद में जाके मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा देता है। वहाँ ना फातिमी खिलाफत रुक पाती है, ना वहाँ पे अब्बासी खिलाफत रुक पाती है। आके ऐसे गाजर मूली की तरह काट के चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो मुसलमानों का गोल्डन एरा किधर है, वो मुसलमान जो इन्वेंटर थे वो किधर हैं, वो सारी चीज़ें किधर हैं। आखिरकार एक खंडरात में बदल के बगदाद को हर चीज़ जला के राख करके यहाँ से मंगोल दन दनाते हुए यहाँ से गुजर जाते। हर चीज़ राख बन के ढेर हो गई। वो सारा मुसलमानों का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम अब बर्बाद हो गया। दोस्तों ये वो हमारी कहानी है, हमारा जवाल है, हमारी वो एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है जो आपने सुनी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता देना कि कहाँ से मुसलमानों ने पीछे खुद को डाइवर्ट किया और कहां से मुसलमानों का असल ज़वाल शुरू हुआ। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।